हाँ जी। हाँ बोल दिया है, मैं भेज रहा हूँ। सो जब भी इसका थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन शुरू करना है तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, एंट्रोपी, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, बेसिक्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसमें जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उसको तो करेंगे ही हम लोग रिवाइज, बट आप उसके अराउंड भी सारी चीजें, जैसे मैंने जो तरीका आपको बताया है कि भाई जैसे मान लो तुमने पहला क्वेश्चन देखा, इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट, सो स्पेसिफिक हीट पूरा जाके अपनी कॉपी में रिवाइज करो, हो सके तो बुक भी रखो। फॉर दिस टॉपिक दिस गर्ग बंसल इज सफिशिएंट, मैंने पहले भी बताया, गर्ग बंसल, घोष, this is sufficient. Okay. I take references from many books, but for you it is sufficient. Okay. तो क्वेश्चन में खुद इंडिकेशन होता है, when you are doing previous year don't see it कि भाई ये वाला क्वेश्चन, see it कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपके पास हो जानी चाहिए। तो जैसे ही CPCV आया, गैसेस के बारे में है, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका गामा, हर टाइप की गैसेस, पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक, एवरीथिंग यू हैव टू रिवाइज। तो अभी भी कॉपी आपको अपने पास रखना है, नोट्स अपने पास रखना है, और साथ साथ में सारी चीजों को रिवाइज करते चलना है। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज गिवन, तो सम C इज गिवन विच इज इक्वल टू 5/2R। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज CP और CV, तो ये नहीं बताया गया है कि ये CP है या फिर CV है, this has not been told. One could conclude that molecules of the gas are definitely monoatomic. So अगर suppose C is equal to 5/2R given है, तो अगर मैं मोनो, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर सब एक साथ पढ़ने लगोगे तो यू विल बी कंफ्यूज, सो यू हैव टू गो ऑप्शन बाय ऑप्शन। ऐसे ही जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, तो अगर पूरे प्रोजेक्ट को देखो, अरे यार ये कैसे होगा, इट इज सेट ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, सो सी वन ऑप्शन एट अ टाइम, उस समय और सब भूल जाओ, ओनली फोकस। डेफिनेटली कैन यू क्लेम दैट इट इज मोनोएटॉमिक व्हाइल सीइंग सी? तो C का CV क्या होता है? 3/2R फॉर मोनोएटॉमिक, एंड CP क्या होता है? 5/2R। तो अगर ये 5/2R दिया हुआ है, तो क्या हम 100% कह सकते हैं कि ये मोनोएटॉमिक है? बताओ भाई। नहीं नहीं, इस ऑप्शन के बारे में बताओ ना, एक ऑप्शन के बारे में पहले। डेफिनेटली, क्या तुम डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो कि ये मोनोएटॉमिक गैस है C को देख के? क्योंकि अगर मान लो ये डायटॉमिक गैस होगी, तो इसका CV 5/2R हो जाएगा। तो यहां पे तो सिर्फ C गिवन है,
तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो Cp भी हो सकता है। अगर ये Cv होगा तो ये डायटोमिक होगी, अगर ये Cp होगा तो ये मोनोटॉमिक होगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, डेफिनेटली नहीं कह सकते। बी ऑप्शन है डेफिनेटली रिजिड डायटोमिक। रिजिड मतलब नो वाइब्रेशन। तो इसको देख के क्या मैं कह सकता हूं, जब डेफिनेटली मोनोएटॉमिक जिस वजह से नहीं कह सकता, उसी वजह से डेफिनेटली डायटोमिक भी नहीं कह सकता, क्योंकि डायटोमिक ये मोनोएटॉमिक का Cp भी हो सकता है, मोनोएटॉमिक का Cp भी हो सकता है। तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया। देन आर डेफिनेटली नॉन रिजिड डायटोमिक। नॉन रिजिड डायटोमिक में इसका इसका Cv हो जाएगा। अगर Cv देखेंगे तो क्या होगा नॉन रिजिड का, देयर विल बी अदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑल्सो पॉसिबल। समझ रहे हो ना? तो अगर नॉन रिजिड डायटोमिक है तब तो उसका और भी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, यानी उसमें वाइब्रेशनल मोड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। और डी है कैन बी मोनोटॉमिक, यस। कैन बी रिजिड डायटोमिक, यस। तो एक्चुअली वो आंसर यहीं से आ गया था, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी थी, इसलिए डी करेक्ट है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट एग्जाम में ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। एग्जाम में यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, इसलिए सभी लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम में रीडिंग क्वेश्चन को आपको लाइटली नहीं लेना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहली बार में ही देख के क्वेश्चन को टफ नहीं समझ लेना है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड गो। अभी तो लॉजिकल हो गया ना, उनको भी पता है कि आपको ये सारी बातें पता है। इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि इनको पता है कि आपको ये सारी बातें पता है, बट क्या आपका ब्रेन उस तरीके से करेक्ट डिसीजन ले पा रहा है? सो उस टाइप का आपकी एनालिटिकल स्किल चेक हो रही है इसमें, राइट? कि आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके A box containing 2 moles of a diatomic ideal gas at temperature T naught is connected to another box containing 2 moles of monoatomic ideal gas. तो दो बॉक्स हैं, इस तरीके से बना लो। यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ भी 2 मोल है। Here temperature is T naught, here temperature is 5 T naught. There are no thermal losses and heat capacity of the boxes are negligible. Find the final temperature of the mixture. Ignore vibrational degrees of freedom. तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकाला जाए? टोटल एनर्जी कंटेंट लिख लिया जाए। तो पहले का टोटल एनर्जी कंटेंट क्या है? DU1 लिख लो। ये होगा 2CV, आई मीन जस्ट U लिख रहा हूं, चेंज नहीं लिख रहा हूं। U1 इज 2CV, और दोनों ये डायटोमिक है, और T नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? ये पहला डायटोमिक है और दूसरा मोनोएटॉमिक है। तो CV क्या होता है डायटोमिक का? 5/2R, 5/2R। तो इट विल बी 2 into 5/2R into T naught, 5R T naught। दिस इज U1। और दूसरे का U2 कितना है?
2 इंटू इसका CV कितना होगा 3/2R इंटू 5 है ना 5T0 so it is 15RT0 करेक्ट। अब ओवरऑल फाइनल टेम्परेचर बताना है तो उसका U क्या होगा N CV और T मान लो। N कितना है N is 4 CV कितना है CV is N1 CV1 plus N2 CV2 अपॉन N1 plus N2 कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5/2 प्लस 2 इंटू 3/2 अपॉन 4 करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल 2R हो गया so it is 2R into T so 8 हो गया ना 8RT is equal to 20R T0 तो T कितना आ गया 20/8 T0 2 4 जा 8 2 10 जा 20 2 2 जा 4 2 5 जा 10 तो 2.5 T0 देखो समझ आता है ये किस पे बेस्ड है बताओ भाई किस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके भेज दिया मिथिलेश ने सो आइडियल गैस के लिए निकालना है तो रियल गैस वाला भी प्रैक्टिस कर लेना किसी और गैस के लिए भी प्रैक्टिस कर लेना ठीक है तो तुम्हें सारा आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा स्पेसिफिक हीट क्यों तो उसको जैम के बाद करना है रिवाइज फिर तुम लोग छोटी छोटी चीज भाई पहले तो जो है कॉपी में वो पूरा आना चाहिए भाई जिस काम को आपने पकड़ा है उसको सीरियसली नहीं करोगे तो किसी भी चीज में तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है KT इज इक्वल टू 1/V del V बाय del P एट T इन्होंने डिफाइन कर दिया इन्होंने माइनस नहीं लगाया याद है हम लोग डेफिनेशन में क्या लेते हैं माइनस भी लेते हैं बट इन्होंने नहीं लगाया तो अब एग्जाम में देख के कहीं तुमने 1/P टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा इस तरीके से भी आपको चेक किया जाता है कि क्या आप इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो कर रहे हो कि नहीं तो अगर कोई डेफिनेशन है तो उस अगर वो डेफिनेशन दे रहा है तो उसको ध्यान से देख लो कि क्या ये वही वाली है जो तुम जानते हो और नहीं तो आंख बंद करके उसी को फॉलो करो तो अपने आप आ जाएगा माइनस
तो डेल वी बाई डेल पी जब निकाल के 1 बाई वी करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई पी आ जाएगा। तो जैसे तुम लिखोगे पी वी आइडियल गैस है तो एनआरटी डेल वी, तो V इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी, डेल वी बाई डेल पी, डेल वी बाई डेल पी, डेल वी बाई डेल पी है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करोगे तो एनआरटी माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, तो 1 बाय वी, डेल वी बाई डेल पी करोगे तो इट विल बी एनआरटी बाय पी माइनस 1 बाय पी स्क्वायर। एनआरटी क्या होता है, वन बाय वी, एनआरटी इज पीवी, सो पीवी बाई वी और माइनस 1 बाई पी स्क्वायर, वी वी कैंसिल, पी पी कैंसिल, इट विल बी माइनस 1 बाई पी। तो व्हेन आई डिफाइंड माइनस, just to, I don't want that sign because ultimately I want to know that how much volume will change, del v by del p per unit v, यही तो निकालना चाह रहे हैं। तो वो माइनस साइन हटाने के लिए we take in the definition, but if they have not taken you will not take it, okay। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे सब क्या क्या रिवाइज कर लोगे, एडियाबेटिक, आइसोएंट्रोपिक, इलास्टिक, 1 बाई ईटी भी तो था, सब कुछ आप यहाँ पे रिवाइज कर लोगे। तो रिवाइज फॉर रियल गैस, रिवाइज फॉर अदर गैसेस, एनी न्यू फॉर्मूला में बी गिवन, any new equation may be given, so you have to revise all of them, ठीक है। This is related to distribution, so we know that average of Vx square is kBt by m, because it is in one dimension, ठीक है। तो this is also equal to Vy square average, this is also equal to Vz square average। ये मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में इन वन डायमेंशन में। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, 5Vx dVx इज इक्वल टू, बोलो, m बाई 2 पाई kBt टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस m Vx स्क्वायर बाई 2 kBt into dVx। दिस इज वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, सारा का सारा रिवाइज करना है। वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, वेरिएशन विद टेम्परेचर, वेरिएशन विद मास, मैंने अलग अलग गैसेस के लिए भी आपको कराया है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रिवाइज कर लेनी है यहाँ पे। तो एक बार कोई चीज अपीयर होता है और फ्रॉम द स्क्रैच ऑल्सो वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट, इफ सम न्यू क्वेश्चन कम्स, सम न्यू एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको निकालना है तो यू शुड नो द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला सो दैट कि इंटीग्रेट करके आप कर सकें। और इंटीग्रेशन के लिए the formulas that I have recommended you should know, 0 to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx is equal to gamma n plus 1 by 2 half upon alpha n plus 1 by 2. Also 0 to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx is gamma n plus 1 upon alpha n plus 1. Also 0 to infinity e to the power minus ax square plus bx dx is equal to under root gamma root pi by a, sorry, this is under root pi by a into e to the power minus b square by 4a। ये तीन फॉर्मूले हैं जो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन के इंटीग्रल में यूज होते हैं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैप्ड एयर बबल, तो कोई एयर बबल है ऐसा, of volume V naught is released from the depth H. So depth H पे है, ये depth कितनी है H, is measured from, ये water है suppose, water में जब ये यहाँ पे है तो इसका वॉल्यूम कितना है V naught, is released from the depth H measured from the water surface in a large water tank. The volume of the bubble, जैसे से ऊपर आता जाता है, पूरा पढ़ो सब लोग क्वेश्चन, रीड द इंग्लिश, इट बिकम्स 2V naught. ये बहुत चौड़ा है तो इतना ये ऐसे दिखाई नहीं देगा जैसा दिख रहा है. ओके, इट इज वेरी हाइट इज लार्ज इन कंपैरिजन टू ऑब्वियसली द मॉलिक्यूलर साइज. सो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आई हैव मेड इट लाइक दिस. इट रीचेस just below the surface. The temperature of the water and the pressure above the surface of the water remains constant. So the temperature of the water and the pressure above the surface. So above the pressure is atmospheric pressure, yes, PA, and here pressure will be PA plus rho GH. rho GH से प्रेशर बढ़ता जाता है जैसे आप वाटर के अंदर जाते, क्योंकि जितना वाटर आपके ऊपर आ रहा है वो आपके ऊपर वेट लगा रहा है. सो दैट्स व्हाई द फोर्स इंक्रीजेज एंड फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज प्रेशर दैट इज इंक्रीजेज. इसीलिए अगर आपको बहुत नीचे समंदर में जाना है तो यू नीड डिवाइसेस, क्योंकि जब आप पानी के अंदर जाते हो तो पानी आपके ऊपर प्रेशर लगाता है, ब्लड वेसल्स अपोजिट प्रेशर लगा के उसको काउंटर बैलेंस करती हैं. तो अगर ज्यादा प्रेशर आएगा तो हार्ट को ज्यादा पंप करके उसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा. ओके, सो यू नो PV is equal to P1 V1 is equal to P2 V2 if temperature is constant, because PV by NR is equal to constant. तो आप कैसे लिखोगे, PV is equal to nRT. So if you write PV is equal to constant in this case, because temperature is not changing. जो पानी है वो तो इक्विलिब्रियम पे है, किसी भी एक टेम्परेचर पे हो सकता है. तो जब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दो तो एक जगह होगा PA इंटू 2V नॉट इज इक्वल टू PA प्लस रो GH इंटू V नॉट. इससे H की वैल्यू निकालो, H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, सो ये भी है आपका आइडियल गैस इक्वेशन पे. इज इट ओके, क्लियर है? So don't try to just memorize this question. ऐसे लोग जो कहते हैं भाई हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल यूजलेस है. इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, उस चक्कर वाले लोग पहले ही आउट हैं, पहले ही बता दे रहा हूं. उनका फायदा होता है जो अब इस टाइप की चीज वापस देख लिया कि भाई प्रेशर का जो एच के साथ वेरिएशन है उस पर एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं. ठीक है ना? सो दीज आर जस्ट टू इंस्पायर यू. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं एवरेज स्पीड बताओ. a gas molecular mass, a gas of molecular mass m is at temperature T. If the gas obeys Maxwell-Boltzmann velocity distribution, the average speed. तो अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है उसका मास m है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, सिंपल मास m है, तो क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? v एवरेज. बताओ भाई, व्हाट इज एवरेज स्पीड?
क्या तैयारी कर रहे हो बताओ जरा, ऐसे थोड़ा ना होता है यार। √8/π kBT/m, but here m is mass of the particle, it is not molecular mass. अब अगर मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? 8/π kb क्या होता है? R/Na इज इक्वल टू kb. kb इस रेशियो को कहते हैं. तो यहां आ जाएगा RT और यहां कैपिटल M हो जाएगा, बिकॉज मास इनटू एवोगैड्रो नंबर इज मॉलिक्यूलर मास. तो अगर ये मान लो कैपिटल M लिखा होता तो कौन सा फॉर्मूला सही था? 8 kBT/πm. ये तो तब होता, देखो इनका ये क्वेश्चन इज रॉन्ग क्योंकि उन्होंने m को मॉलिक्यूलर मास लिख दिया. तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से तो ये फॉर्मूला होगा, समझ रहे हो ना? अगर वो सिंपल मास होता तब डी ऑप्शन करेक्ट होता. ऑप्शन क्यों डी लगाएंगे? एक भी ऑप्शन नहीं सही, ये ऑप्शन सही है. भाई तुम्हें भी पता है कि केबी कब आता है? जब एक पार्टिकल की बात हो रही हो. क्यों भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, डू यू एग्री? तो इस सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करके m निकाल दिया है, ठीक है, वो तो भाई यही आएगा 8 kBT/πm. बट यहाँ पे m इज नॉट मॉलिक्यूलर मास, m इज मास ऑफ अ पार्टिकल. मैं तो डिराइव कराता हूँ इसीलिए ना, इसीलिए तो पता चलता है डेरिवेशन से कि m क्या है. m इज मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. ओके. अ टाइनी डस्ट पार्टिकल ऑफ मास दिस. अब टाइनी डस्ट पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करना है. इज फ्लोटिंग इन द एयर एट 300 K, इग्नोर ग्रेविटी, इट्स RMS. मतलब ग्रेविटी भूल जाओ, वो डस्ट पार्टिकल हवा में गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर बैठ के तैर रहा है. ओके ऐसा दिल्ली में तो खूब हो रहा है ना. सो RMS क्या होता है भाई? VRMS इज इक्वल टू √3 kBT/. अब यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. इसी से पता चल जाता है कि वहां गलत था. तो पुट कर दो, निकाल लो, ठीक है. अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. अब ये बात अलग है कि डस्ट पार्टिकल देख के ही सोचो कि यार ये तो डस्ट पार्टिकल का आ गया. उसका मास भी तो देखो, एक मॉलिक्यूल जैसा ही तो है. चलें भाई आगे बढ़े. वन डायमेंशन ensemble ऑफ n क्लासिकल पार्टिकल्स. एनर्जी इस टाइप की है. E इज इक्वल टू कितनी है? px²/2m प्लस हाफ kx². तो 1 स्क्वायर टर्म, 2 स्क्वायर टर्म. तो व्हाट इज एवरेज एनर्जी? इसके करस्पॉन्डिंग हाफ kBT, इसके करस्पॉन्डिंग हाफ kBT, बिकॉज every square terms corresponds to 1 degree of freedom. तो एनर्जी कितनी आ गई? kBT. और n के लिए क्या हो जाएगी? n kBT. खत्म.
1 mole of an ideal gas with average molecular speed of V naught is kept in a container of fixed volume. If the temperature of the gas is increased such that the average speeds get doubled, then mean free path पे question. ठीक है, what is mean free path? Lambda is equal to 1 upon under root 2 pi n. n भी तो होता है d स्क्वायर. तो 1 mole of an ideal gas with average molecular speed V naught is kept in a container. If the temperature of the gas is increased such that the average speed gets double, तो मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर एवरेज स्पीड डबल कर दी जाए? तो मीन फ्री पाथ है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स. द मीन फ्री पाथ विल इंक्रीज. अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो मीन फ्री पाथ तो घटेगा भाई. अब जितनी देर बाद पहले टकरा रहा था किसी मॉलिक्यूल से, अब उससे कम डिस्टेंस पे ही टकराना शुरू कर देगा. ठीक है, तो क्वेश्चन 9. एक बार फॉर्मूले से देखते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है. तो अगर मैं n की जगह कैपिटल N बाई वी लिख दूं, ये नंबर डेंसिटी है ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट 2 पाई n डी स्क्वायर. इन सबको कुछ नहीं होना है बिकॉज ये तो जो भी है वो सेम है. d इज द साइज, उसका भी कुछ नहीं होना है. और वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा. वॉल्यूम इज फिक्स्ड, तो इसके हिसाब से तो सिर्फ सिर्फ ये वॉल्यूम पे ही डिपेंड कर रहा है. अगर वैसे सोचूं तो मीन फ्री पाथ लैम्डा इज, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड. नहीं, अब तो जरूरत ही नहीं है ना, वॉल्यूम को क्यों छेड़ना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से जाओगे ही क्यों जब तुम्हें दिया हुआ है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है. उसको फिर उस और वेरिएबल में क्यों जाओगे.
प्रेशर तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम फिक्स गिवन है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, वैसे अगर मैं सोचूं मीन फ्री पाथ को, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज स्पीड इनटू एवरेज टाइम। तो मान लो कि पहले एवरेज स्पीड v नॉट थी और टाइम कुछ टाउ लग रहा था। अब दूसरे केस में क्या किया कि एवरेज स्पीड को क्या कर दिया, एवरेज स्पीड डबल हो गई, 2v0। तो टाइम कम लगेगा ना। अब टाउ इज दो टक्करों की का टाइम, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो टक्कर हो रहा था, तो उस तरीके से वो कांस्टेंट रह जा रहा है। समझ गए? बताओ भाई। भाई जैसे मान लो मीन फ्री पाथ है कि कोई मॉलिक्यूल है, वो यहां टकराया, वहां टकराया, वहां टकराया, तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सो दैट इज एवरेज स्पीड इनटू एवरेज टाइम। एवरेज टाइम इज कोलिजन टाइम। तो पहले मान लो वो v नॉट इंटू सम टाउ था, अब तुमने स्पीड डबल की तो टाइम भी कम हो गया ना, तो इस तरीके से वो सेम रह जा रहा है। ओके, बट यू कैन चेक इट फ्रॉम लैम्डा वाला फॉर्मूला एकदम सही है। जब आप ऐसे वेरिएबल पे आ जाओ कि जो कांस्टेंट है तो उसको मत छेड़ो, क्योंकि वो तो गिवन है कि कांस्टेंट है, तो उसको क्यों छेड़ना। ऑलराइट, चलो ये पढ़ो सब लोग, रीड इट। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर एक मोल ले लूं तो सीवी डी टी माइनस ए डीवी बाय वी स्क्वायर, इट इज रियल गैस। तो सपोज जो गैस है वो दूसरे कंपार्टमेंट को फिल कर रही है, the partition between the two compartments is now removed, so the gas internal energy will change, right? तो ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बस इसी बात पे आपको देखना है। तो ऑब्वियसली जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जब वो एक्सपैंड होंगे तो दे विल हैव टू कम आउट ऑफ द वंडर वॉल अट्रैक्शन, तो दे विल हैव टू डू सम वर्क, तो फॉर दैट इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को वंडर वॉल अट्रैक्शन से बाहर आने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे हैं मॉलिक्यूल्स बंधे हुए एक वंडर वॉल अट्रैक्शन से, so if they want to expand this, they have to overcome this attraction, so some energy will be spent, गैस की एनर्जी खर्च हो जाएगी उस एक्सपेंशन में, तो जब खर्च हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, internal energy will decrease and the temperature will also decrease. Okay, तो बी एंड डी।
ये मैंने फॉर्मूला से लिखा है, यहाँ पे प्लस होता है शायद ना, u का क्या होता है CVT माइनस A/V। एक बार चेक करना जरा। एक बार चेक करके बताओ कॉपी में। मिला? सही है, ओके। Two boxes A and B contain equal number of molecules of the same gas. If the volumes are VA and VB, lambda N and lambda B denote respective mean free paths. ठीक है, तो लैम्डा क्या होता है 1/√2 पाई नंबर डेंसिटी इंटू डी स्क्वायर। तो पहले मैं लैम्डा ए लिखता हूं, यहाँ पे लिख लो कैपिटल N और यहाँ लिख लो V। ओके, तो पहले का वॉल्यूम कितना है VA/√2 पाई। N क्या है N, सेम गैस है तो डी भी सेम होगा, सेम गैस मीन सेम साइज। और लैम्डा बी क्या होगा VB/√2 पाई एन डी स्क्वायर लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू VA/VB। ठीक है, the equations of state for 1 mole of a non-ideal gas is given by, so some new equation is given to you, PV is equal to A1 plus B by V। if the volume changes and it is isothermal work done, तो हमसे कोई मतलब नहीं है, I only understand work done is PdV, right? So dW is equal to A1/V plus B V square dV, correct? So work done is A, इसका क्या होगा -1/V², और इसका बताओ भाई -B/V। W is A, इसका होगा log V और इसका V to the power minus B/V, and from V1 to V2, so it will be A ln V2 by V1 minus B 1/V2 minus 1/V1. This is the answer.
ठीक है। ओके, ideal gas of three-dimensional polyatomic, the temperature is such that only one vibrational mode is excited. तो polyatomic है, तो U is equal to क्या होगा, 3/2 RT plus 3/2 RT plus RT. तो दिस विल बिकम, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 336 to 9/2 RT. So CV is equal to 4.5 R. क्या पूछा गया है? अरे यहाँ पे 2/2 होगा ना, 336 और 28, सॉरी 33268 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.0. ओके, एक रीडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं, रीड मीन फ्री पाथ फ्रॉम बुक. ये होमवर्क है सबके लिए. आप चाहते हो कि मैं ग्रुप में वो पेजेस पोस्ट कर दूं, ठीक है, जहां से आपको पढ़ना है. यहां ध्यान देना, कई बार सीपी पूछा जाता है, तो जल्दी जल्दी में नहीं कि सीवी पे टिक कर दो. यहाँ पे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा गया है, बट समटाइम्स कांस्टेंट प्रेशर पूछ लिया जाता है. तो आप इतना खुश हो जाते हो सीवी निकाल के कि आप सीधा वो ऑप्शन में दिखता है और आप टिक कर देते हो. तो डोंट डू दैट मिस्टेक. कंसीडर अ मोनोटॉमिक गैस ऑपरेटिंग इन अ क्लोज साइकिल एज अ पीवी डायग्राम गिवन बिलो. और वो बिलो गायब है. एक सेकंड. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14. So this is the PV diagram. So consider a monatomic gas operating in a closed cycle as shown in the PV diagram. The ratio of P1 and P2.
बट वो क्लोज साइकिल नजर नहीं आ रही। ओके, शायद ये है ना। दिस। Yes, sir. तो फर्स्ट ये स्टेप कौन सा है? यहाँ पे है P1 कॉमा V1 और यहाँ पे P2 कॉमा V2, और यहाँ का टेम्परेचर अगर T1 ले लें और यहाँ का T2 ले लें तो ये स्लोप तो सेम है ना। तो ये कैसा प्रोसेस है? इट इज नॉट गिवन। सर आइडिया बैठे थे मैं पेपर में पूछा गया कहाँ लिखा हुआ है? 2018 के पेपर में है ना। अच्छा, ओरिजिनल। यस सर, मैं डायग्राम भेज देता हूँ। हाँ, भेज देना जरा ग्रुप में। आई थिंक ये यहाँ पे मिस हो गया है ना। भेज दिया सर। कहाँ भेजा है? सर हाँ ऑनलाइन है। हाँ, ठीक ठीक है ठीक है। ओ यस यस, ठीक है। कंसीडर अ मोनोटॉमिक आइडियल गैस। इसकी लैंग्वेज जरा सब लोग। ऑपरेटिंग इन अ क्लोज साइकिल एज शोन इन द पीवी डायग्राम। अब ये पीवी डायग्राम में, सॉरी ये मैंने गलत बनाया है, मतलब इट इज लाइक दिस। तो बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। इट इज दिस। भाई मैं सोचा आइडिया बेटिक हो तो थोड़ा सा कर्वेचर बना के जाना चाहिए ना। तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दिस वन वाज P2 कॉमा V1 यस सर। and this is P1 P1 भी V2। नहीं, और ये V1 तो V1 है, और V2 ये गिवन है कि ये 3V1 है, ये भी गिवन है, और ये भी गिवन है कि दिस इज एडियाबेटिक। अब और क्या बचता है? नथिंग इज लेफ्ट। दिस वाज द क्वेश्चन, and then P2 V1 to the power gamma is equal to P1 V2 to the power gamma, correct? तो P1 by P2 क्या हो जाएगा? V1 by V2 to the power gamma, yes? So V2 is 3V1, so it will be 1 by 3 to the power gamma, and it is monoatomic gas, so what is gamma? 1.67। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है? 1.6 1.66 होता है, 1.67 ले लो।
और कितना आ जाएगी वैल्यू 3 टू द पावर इतने की 1/3 टू द पावर 1.67 की। ये इतनी आ रही। तो वही जो बेसिक चीजें उसी में आपको घुमा रहे हैं, कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है। वही आइडियल गैस इक्वेशन, एडियाबेटिक इक्वेशन, इन्हीं चीजों में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। During free expansion of an ideal gas under adiabatic condition, the internal energy of the gas. So, because it is ideal gas, so there is no van der Waal attraction. तो और फ्री एक्सपेंशन है, तो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। एक्चुअली वर्क डन होता है एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डीवी। समझ रहे हो ना? जो वर्क डन की डेफिनेशन है वो एक्चुअली पी एक्सटर्नल से है। तो हर केस में पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल इक्वल होता है ज्यादातर केसेस में। बट इस केस में फ्री एक्सपेंशन में देर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर कि जो उसको रोक रहा हो एक्सपैंड करने से। तो देर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, because this is not a van der Waal gas. Okay, फिर अगेन मीन फ्री पाथ डायमीटर से रिलेटेड पहली बार है, ये भी कर लोगे, नो प्रॉब्लम। अब देख रहे हो सीपी पूछा है, ट्रायंगुलर है, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल का आपको पता है। A rigid triangular molecule consists of 3 non-collinear atoms joined by rigid rod है, तो वाइब्रेशन हटा दो, सिर्फ रोटेशन काम करेगा। तो 3/2 3/2 कितना हो गया 3, 3/2 3/2 कितना हो गया 3, और 3 में 1 जोड़ दो तो 4, तो 4R हो गया। ठीक है ना? रूट मीन स्क्वायर RMS आपको पता है। रूट मीन स्क्वायर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इतना, VH ऑफ हीलियम एटम्स व्हाट इज दिस, RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम एट 500 के एंड हीलियम एट 2000 के। तो आपको दोनों का फॉर्मूला पता है। RMS इज 3RT बाय M, कैपिटल M कैपिटल M ऑफ हाइड्रोजन पता है, कैपिटल M ऑफ हीलियम पता है। पुट करके देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बिकॉज VRMS इज अंडर रूट 3RT बाय मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप V हाइड्रोजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3RT। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2 है, और जब V हीलियम लिखेंगे और टेम्परेचर कितना है 500, V हीलियम में अंडर रूट 3R इंटू 2000/4, 2 2 जा 2 1000। तो हीलियम जो है वो तेज चल रहा है। रेशियो भी बता सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, अच्छा नॉट मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम का कितना होगा,
No, wait. What is molecular mass of hydrogen atom? अच्छा एक बार और, तो 3/2 अभी मैंने पढ़ा रहने दिया है ना। हीलियम एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 4 ही होगा, तो सही तो लिखा हुआ है। कैसे? ऊपर आ गया 250, 3r into 250, नीचे भी 3r into 250। अरे 3r/2 3r/2 दोनों में, एक में 500 है, एक में 1000 आ रहा है। 4 divided by 4, 1000 divided by 4, तो 250 आएगा। ये देखो 3r/2 500 है, हाँ, यहाँ पे 3r/2 1000 है। बताओ भाई एटम वाला क्या चक्कर है? हम्म हाइड्रोजन एटम को तो 1s2 ही लिखेंगे ना। वो हाइड्रोजन में ही होता है। हाँ वो तो ड्यूटीरियम हो जाएगा। 1h1 लिखते हैं हाइड्रोजन एटम को। हाँ, हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम is 1h1। और हीलियम एटम? हीलियम एटम इज 2He4। तो यहाँ पे 1 आएगा राइट, और यहाँ पे 4 आएगा। तो अब इक्वल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गलती से ना ले। और ये मिक्सचर का सीवी पहले ही बता चुका हूं मैं। N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। इस पे पहले ही बात हो चुकी है। बीटा के सब अच्छे से देख लेना है जितने भी हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मीन फ्री पाथ देख रहे हो कितनी बार आ गया है? ये वाला करो जल्दी से। और ये कौन सी इक्वेशन है? सर्वाइवल इक्वेशन। In a dilute gas, the number of molecules with mean free path greater than x is given by this. This equation is called survival equation. Copy में देख लेना. Where n0 is the total number of molecules and lambda is the mean free path. The fraction of molecule with free paths between lambda
एंड 2 लैम्डा। तो जब गिवन है nx इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस x बाई लैम्डा, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला हुआ? e टू द पावर माइनस x बाई लैम्डा। सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन दिस will be integral e to the power minus x by lambda dx is from lambda to 2 lambda। ये करो। तो फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कितना आ रहा है? पहले ये निकालो कि लैम्डा 1 से लैम्डा 2 के बीच में कितने होंगे और फिर टोटल से डिवाइड कर दो। तो ये कितने होंगे? e टू द पावर माइनस x बाई लैम्डा अपॉन माइनस 1 बाई लैम्डा एंड लैम्डा टू 2 लैम्डा, और अपॉन टोटल से डिवाइड कर दो फ्रैक्शन निकालने के लिए। माइनस एक्स बाई लैम्डा, मान लो मीन फ्री पाथ 0 टू इन्फिनिटी ले लो, ये डिवाइड करके नंबर निकाल लो। ठीक है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है। अगर मैं ऐसे करूं तो इसको मान लूं, वैसे तो चलो एक तरीके से हो गया, बट सपोज मैं इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मान लूं, इसका इंटीग्रेशन nx बाय n नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाई लैम्डा है, राइट? बट इसका इंटीग्रेशन 1 नहीं आएगा ना, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। क्यों भाई? उससे तो हो जाएगा, सीधे आप लैम्डा से 2 लैम्डा वाले बीच के मॉलिक्यूल्स निकाल लो और फिर 0 टू इन्फिनिटी वाले निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो। बट मैं ये सोच रहा था कि मान लो मुझे nx बाई n नॉट दिया है, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है? और अगर नहीं है तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना सकता हूँ। कैसे? a इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा dx इज इक्वल टू 1 लिख दूं, तो ये बन जाएगा a इंटू e टू द पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा बाई माइनस 1 बाई लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी, so it is minus lambda a is equal to, ये कितना आएगा? 0 minus 1, करेक्ट? तो a is equal to 1 by lambda आ गया।
तो अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पी एक्स, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन विच इज 1/λ e टू द पावर -x/λ। अब इससे बहुत कुछ निकाला जा सकता है, राइट? कोई एवरेज एक्स पूछ ले, कुछ पूछ ले, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। एक्स स्क्वायर का एवरेज, समझ गए ना? प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बन गया। अब इसको तुम प्रोबेबिलिटी वाली चीजें कर सकते हो, एवरेज ऑफ दिस, एवरेज ऑफ दैट, एवरेज ऑफ, anyways this is survival equation. So a box contain of two different monatomic gases, this is this, proportion given है, atomic mass given है, RMS निकालना है, ठीक है? इसका आंसर क्या गिवन था? नहीं नहीं, इसका बताना भाई, तुम्हारे पास है ना 22वें का? हाँ, हम्म, 1.57 to 1.59 ना? Atomic mass is given m and 2m, तो VRMS 1 अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ? √2RT/m। हम्म, वहां स्मॉल m ही लिखा हुआ है ना, मोलर। हाँ, 3RT/m, और VRMS 2 आ जाएगी √3RT/2m, करेक्ट? तो अब इसका मैं RMS वैल्यू कैसे निकालूं? तो मुझे दो क्वांटिटीज गिवन है, तो मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि V, इसका एवरेज निकालना तो सही आइडिया नहीं होगा। ये कितना आ रहा है वैल्यूज? ये तो निकालनी नहीं है। यहाँ पे एटॉमिक मास, ओ ये क्या है भाई? एटॉमिक मास m देता है, फिर फॉर्मूले में नीचे kBT/m लिख देता है। मोनोटॉमिक गैस के केस में एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं होगा। अरे भाई, ये स्मॉल m उस गैस का केजी में मास है, जब kBT लिखा हुआ है। तो किया नहीं अभी तुमने टाइनी डस्ट पार्टिकल वाला क्वेश्चन? जो तुम VRMS में 3 kBT/m लिखते हो स्मॉल m,
Yes, sir. उसमें स्मॉल m मास ऑफ दैट पार्टिकल है इन केजी, और जब ऊपर r करते हो तो नीचे कैपिटल M आ जाता है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो खैर चलो केबी और आर पे फिलहाल ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो दोनों के प्रोपोर्शन सेम है, यानी कैपिटल, अगर मैं आर को केबी को मैं आर बाई एन ए लिखता हूं, तो मैं तो ऐसे लिखना चाहूंगा कि इसको मैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कर दूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखता हूँ चेक करके, यहाँ पे आ जाएगा 3RT बाय, एक सेकेंड, RT बाय M बाहर आ जाएगा ना, क्यों भाई? RT बाय M, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, पहले केस में 3 और दूसरे केस में 3/2। और अब मैं जब रूट लूंगा तो यहाँ पे रूट और यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा ये नंबर क्या बता रहा है, 4.5 का रूट ना, ऐसे ये 2.12 आ जा रहा है, और अगर मैं इसका एवरेज ले लेता हूं तो अगर एवरेज ले लूं तो क्या होगा, अंडर रूट RT बाय M हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1/√2 आ जाएगा, और बाई 2 ऐसा आ जाएगा ना, पहला वाला प्लस दूसरा वाला अपॉन 2, तो पहले वाले में, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, अगर सपोज मैं एवरेज में जाऊं कि दोनों का एवरेज ले लूं तो क्या होगा, नहीं रूट RT बाई M तो दोनों में है, तो वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ √3 हो गया, प्लस यहाँ रूट और बाई 2, ये देखना कितना आ रहा है ये नंबर, अरे नंबर्स में कितना आ रहा है, नंबर्स, नहीं नहीं, बताओ भाई कोई करके, किया तुमने, कितना आ रहा है,
1.48 आ रहा है, तो वो रेंज में नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, सर जो सॉल्यूशन भी है ना सर, क्वेश्चन का जो इसमें पीवाई की जो है, हाँ, उसमें भी सर उन्होंने मतलब ऐसे करके उसका एवरेज ले रखा है, और आंसर नहीं ये मैंने किया है, बट ये मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा, क्योंकि यार ये मुझे ये कितना आ रहा है? 1.478 1.478 ना, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि आरएमएस निकला है, उसका एवरेज कैसे लिया जाए, ये चीज थोड़ा सा समझने वाली चीज है। करके भी 1.49 लगते बाहर 1.5 वो आंसर है रेंज में 1.5 तो रेंज से बाहर चला जाएगा। नहीं सर दो आंसर है 1.5 से 1.5 हाँ, एक है 1.5 ये दोनों उसमें ही दिए हुए हैं। बट सर जब हम ऐसे अगर करेंगे हमको तो पता नहीं होगा ना कि रेंज उसमें क्या है, तो सर अगर इसमें बोला कि राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तो हम 1.48 ही लिखेंगे, 1.50 तो नहीं आएगा दिमाग में। नहीं तब तो सही हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 1.5 सही है तो उससे थोड़ा सा वो रेंज बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अगर मेरे पास मान लो दो मासेस हैं और मैं ऐसे लिख लूं, तो मुझे पता पता है फॉर्मूला, राइट? और मैं यहाँ पे अगर इसको दोनों के कंबाइंड मास के फॉर्म में म्यू लिख दूं, रिड्यूस मास, तो म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m इंटू 2m अपॉन 3m, राइट? तो आ जाएगा 2/3m, तो ये आ जाएगा √3 RT/2/3m ना, तो कितना आ जाएगा? √4.5 देखना जरा, ये तो 2 से बड़ा होगा, तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया से नहीं सेट हो रहा है। कोई नहीं, मैं देखता हूँ, अगर कोई और चीज हो सकता है, आप लोग भी सोचना, बताना, ठीक है? अब हो गया ये लैम्डा वाला, ये कर लेना, कर लोगे आराम से, मीन फ्री पाथ पे है क्वेश्चन, और कंटेनर में V वॉल्यूम है, हीलियम गैस है और आर्गन है, दोनों के वॉल्यूम्स गिवन है और रेशियो बताना है, ठीक है ना? तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ भाई? V/√2 पाई साइज का स्क्वायर। रेडियस गिवन है दोनों का, तो रेडियस गिवन है तो डाया भी लिख लोगे, ठीक है? तो ऐसा करता हूं, इसको क्या कर देता हूं, हीलियम 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 हीलियम, और इसको आर्गन आर्गन N d स्क्वायर, बस डिवाइड कर देना, तो सिंपल है। बस ये ध्यान देना कि डाया डाया जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। कर लोगे? Which of the following statements about the viscosity of the dilute gas is correct? तो आप जरा चेक करो, मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखाए हैं विस्कोसिटी के, विस्कोसिटी और भी कई चीजों के फॉर्मूले लिखाए हैं, राइट? नोट किया है सबने या नहीं?
मैं भेज रहा हूँ एक बार ग्रुप में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग रीडिंग में लिख लो इसको। मीन फ्री पाथ के जो एप्लीकेशंस हैं। देखो मिल गया सबको। अगर किसी के नोट्स वगैरह भी मिस हो रहा होगा तो मेरे से बोल देना, मैंने एक स्टूडेंट का कराया है तो मैं उसको आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो लिख लो उसके हिसाब से। जो विस्कोसिटी है दैट इज क्या होगा? ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज m, v एवरेज अपॉन 3 √2 पाई d स्क्वायर। तो जब v एवरेज को खोलोगे तो इसमें टेम्परेचर आएगा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू √, टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। तो ये सब लोग लिख लो जरा, और भी कुछ आ सकता है। जैसे इस बार विस्कोसिटी आई, कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी सब पे डिपेंड करता है। तो ये सब लोग, ये गर्ग बंसल से सब लोग ये पढ़ लेंगे कि लैम्डा किस पे डिपेंड करता है। सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना, वैसे मैंने आपको भेज भी दिया है। ओके। तो सबसे पहले आज जब क्लास खत्म हो जाएगी तो सब लोग KTG 2023 देख लो जरा। एक दो क्वेश्चन खाली, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए। ठीक है। और सब लोग भेजना जरा, देखूं आपने नोट कर लिया एक जगह या नहीं। ये सारे फॉर्मूले जो भी लैम्डा से रिलेट करते हैं, किसको? अलग अलग प्रॉपर्टीज को, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डिफ्यूजिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सब पे जो डिपेंडेंस है, ये फॉर्मूले सारे लोग नोट कर लेंगे। ओके, चलो फिर अभी नेक्स्ट शुरू करते हैं 5 मिनट्स में, 5 या 10 मिनट्स में। ओके, थैंक यू।